स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। मैं आप लोगों को क्लास 10 जो है ना, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर साइंस हो, सबको मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जैसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए देखो कितना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको मतलब देखो दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद मैंने लिख लिया है और आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। फिर आप लोग यहां देख सकते हो स्टूडेंट, अगला चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे भी लिख लिया है, अगले वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ऐसे मैंने लगभग देखो यहां संसाधन एवं विकास चैप्टर को लिख लिया हूं, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। अब आप लोग सोच क्या रहे होंगे, क्या सर इतने मतलब चैप्टर लिखे हुए हैं और हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। वीडियोस को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मतलब लिख सकता हूं तो आप लोग थोड़े वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। अगर इस वीडियोस पर, ठीक है स्टूडेंट, अगर 1K लाइक एक दिन में और 10K व्यूज पूरा हो जाता है तो मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग नहीं भी पूरा करते हो तो भी आपको दूसरा चैप्टर मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया है, अगर आप लोग करोगे तो ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर पहले हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे भी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी को देखने वाले हैं। करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। देखो स्टूडेंट आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताता हूं, ठीक है। थोड़ा वीडियो आपको लंबा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो पहला है फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपके पास चार ऑप्शन है, 1788 ईस्वी में, या खा है 1789 ईस्वी में, या गा है 1790 ईस्वी में, या घा है 1787 ईस्वी में, ठीक है। अब आपको बताना है फ्रांस की क्रांति हुई कब थी, ठीक है। तो अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो है 1789 ईस्वी। आज ही माइंड में सेट कर लो, 1789, 1789, ठीक है, 1789। अगर किसी का नंबर याद करना हो तो तुरंत याद कर लोगे, लेकिन यहाँ चार अक्षर का चीज याद करना है ना, तो इतना मेहनत नहीं है। केवल आपको याद करना है 1789 और 3 ट्रिक से याद करना है। फिर आपको 1789 और एक बात और याद रखना है, 1789, कोई भी सन याद करना हो, 1789, 1789 ऐसे याद करोगे ना तो 100% आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, याद कर लेना। अगर ना याद हो तो कमेंट करना, ठीक है। ना याद हो तो मैं आप लोगों के लिए एक गोली ले आऊंगा, उसे खा लेना, वही याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यंग जो है ना, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी है, एक सोसाइटी था, उसका संस्थापक कौन था? तो ये आपको बताना है, इसका संस्थापक कौन था। क्या है? यंग इटली की। अब सोचो, आपके पास चार ऑप्शन है, चारों लग रहा होगा कि सही है, किस पर टिक मारे। अगर पढ़े होंगे ना तब टिक मार पाओगे, वहां आपको बोर्ड एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं है। आप खुद जितना पढ़ोगे, खुद जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही वहां व्यक्त कर पाओगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब आप यहां से पढ़ो ना, हर एक चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। का है गैरीवाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूल एंड घा है मेजनी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से कौन सा सही है। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं जान पाओगे। देखो ऐसा है नहीं कि आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। मैंने देखा है हर एक स्टूडेंट चाहे जो हो क्लास 10 में है, सामाजिक विज्ञान का बुक ले लेंगे और छुएंगे नहीं, कभी नहीं पढ़ेंगे। केवल वो विद्या से पढ़ लेते हैं या अवतार से पढ़ लेते हैं, मास्टरमाइंड से पढ़ लेते हैं, बुक नहीं छूते। तो इसलिए आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है मेजनी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। जो राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? मतलब कोई चीज है ना तो उसका किसी देश से मतलब ओरिजिन होता है, वो उस देश से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो ना कि मतलब अगर एक हिसाब से कोई भी चीज देखा जाए, क्रिकेट का संस्थापक कौन सा देश है, तो ऐसे इंग्लैंड है। तो ऐसे भी कोई भी चीज है वो किसी देश से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद किस देश से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो अब आपको याद रखना है, वो है स्टूडेंट फ्रांस। क्या है? फ्रांस। फ्रांस से रिलेटेड है जो आपका राष्ट्रवाद है, यानी कि राष्ट्रवाद कहां से प्रारंभ हुआ? फ्रांस से। किस देश से प्रारंभ हुआ? फ्रांस से, ठीक है। याद रखना, बहुत ईजी है, फ्रांस, ठीक है। तो याद हो गया, ठीक है। अगला, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? देखो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन जो थे ना वो मतलब जर्मनी या फिर खा इटली, या गा फ्रांस, या घा इंग्लैंड।
हाँ, अब आपको सही आंसर इसमें बताना है, तो अगर आप जानते हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपको बताने के लिए। तो इसका सही आंसर मैं बताऊं ना, तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन का संबंध जो था ना वो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से। किस कंट्री से था? फ्रांस से। ठीक है, एक प्रश्न को 3 से 4 बार रटा करो तब याद होगा। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है कि थ्योरी याद कर लिया और याद हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? जो जर्मनी है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र मतलब एक फ्री स्टेट घोषित किया गया, यानी कि राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, या फिर 1880 ईस्वी में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा सही हो सकता है। सन में यही दिक्कत होता है कि मतलब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, मिससेलेनियस यानी कि लगता है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क लाने हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1871 1871। ठीक है, कुछ आपको टिप्स लगाने हैं जो याद करना होगा। ठीक है, तो ये आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस चैप्टर में मैंने थोड़ा अति लघुत्तरीय प्रश्न कम लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने इस चैप्टर से बहुत कुछ पढ़ा दिया है। इस चैप्टर को ऑलरेडी पूरा कवर भी कराया गया एक वीडियो में, एंड इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन चुके हैं। तो इससे मैंने थोड़ा सा 2% या 5%, 10% अति लघुत्तरीय प्रश्न कम लिया है। ठीक है, क्योंकि अगले जो लेसन है उसकी पीछा, क्योंकि मैंने इसमें केवल 3 से 4 क्वेश्चन लिए, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कम कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। किस फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो आपको ये देखो भैया, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं ना कि इस चैप्टर से मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा कम बता रहा हूं। ठीक है, अगला चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां लिखा हुआ है, फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में, कौन बनाया था? फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में। ठीक है, याद हो गया ना? याद होना तब भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां फ्रेडरिक सारियू ने किया था, जो कि 1848 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अगर जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट भूमिका किसकी थी? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो योगदान था वो किसका था? एंड जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? जो जर्मन राष्ट्र है उसका प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? इसको भी मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था, लेकिन इसको मैंने सोचा बना दें, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं। देखो, जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था, किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए कि इंडिया गुलाम था, उसको छुड़ाने के लिए सबसे ज्यादा महात्मा गांधी जी का योगदान था, ऐसा माना जाता है। तो उसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का। लेकिन प्रसा जो था ना, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, जो प्रसा के राजा थे, प्रसा के राजा विलियम प्रथम, कौन है? विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? प्रसा के राजा जो थे ना, विलियम प्रथम। नाम याद कर लेना, थोड़ा अच्छा नाम है, मैं यहां थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूं। विलियम प्रथम को क्या बनाया? राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो यार, एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो। ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला, मैं आप लोगों को जैसा पढ़ा रहा हूं आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको एक एक चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को छूटे ना। ठीक है, दूसरा है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस प्रकार का प्रतीक था? जर्मन राष्ट्र था, उसका कोई रूपक था। रूपक क्या था और वह किस बात का प्रतीक था? वो जो था ना, जर्मन का राष्ट्र, वो किस बात का प्रतीक था? ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था। क्या था? जर्मेनिया जो था ना, जर्मन राष्ट्र का रूपक था। ठीक है, यहां देखो, यहां लिखा हुआ चासूस। ठीक है, देखो समझना, मैं आपको यहां लिखकर बता देता हूं, थोड़ा अटपटा सा लिखा हुआ है। देखो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो। ठीक है, मुझे देखो, ये ऐसा शब्द है ना कि थोड़ा अटपटा है। ठीक है, तो याद कर लेना, चा छूस। ठीक है, ये लो। ठीक है, बस
पसंद आया ना? ठीक है, ठीक है। अब व्यक्तियों में जर्मेनिया वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। मतलब ये क्या पहनती थी? वलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट। अब भैया वलूत वृक्ष क्या है, कमेंट करना, ठीक है? वलूत वृक्ष, ठीक है। अब हम ढूंढने नहीं जाएंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं भैया, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। किसका? वलूत वृक्ष के पत्तों का। अगर ये मुझे कह दे पहनने का ना, तो मैं कभी नहीं पहनूं, ठीक है, क्योंकि मैं पत्तों का मतलब मुकुट मुझे पहनने से क्या फायदा, ठीक है। तो ये क्योंकि जर्मन जो वलूत है ना, वलूत वीरता का प्रतीक है। जो वलूत है उसे वीरता का प्रतीक मानते थे, इसलिए पहनती थी, ठीक है। तो यहां से आपके जितने भी अतलग उत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। 1 से 2 जो बचे होंगे वो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए हैं भैया, तो आप लोग देखना उसमें बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे। तो यहां से मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय और अतलग उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। एक बात मैं बता दूं ना, बुरा मत मानना थोड़ा सा भी। देखो अगर मैं बात करूंगा जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसके आंसर लिखना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है। उसे मैं कितना लिखूं कि मैं परेशान हो जाता हूं। मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है ना। तो इसलिए अब मुझे सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं। तो इसका आप लोग अगर चाहे आप मास्टरमाइंड ले लो, विद्या ले लो, चाहे कोई भी लो, अरिहंत का बुक ले लो, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा ट्राई करते हो ना, तो मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको यहां मैं प्रश्न नंबर फर्स्ट बताता हूं, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है यूरोप जो था ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, यहां मैं थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि अच्छा लगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान था। योगदान क्या था या क्या योगदान था? जो संस्कृति है उसका योगदान क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? दूसरा प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? वैसे मैंने जर्मनी का एकीकरण पढ़ाया है, सर्च कर सकते हो, जर्मनी का एकीकरण 22 सरमन लेक्चरर मिल जाएगा, डोंट वरी, मिल जाएगा, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ ये बताना है, कब हुआ और कैसे हुआ। अगला है यहां देखो, मारियान और जर्मेनिया कौन था या जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, मतलब उनको इतना अच्छे से चित्रित किया गया, तो उनका महत्व क्या था? क्या महत्व था इतना चित्रित किया गया, ये बताना, ठीक है। मैं आपसे हर एक चैप्टर के लास्ट में कई सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, 6 से 7, उनका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है हर एक चैप्टर के पीछे। तो मारियान और जर्मेनिया कौन था, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उनका महत्व क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बता देता हूं। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैं 3 प्रश्न लिया हूं, जिसमें से आपको 2 याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहला, उदारवादियों की 1848 की क्रांति क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसको मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, ठीक है, याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सेकंड, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? इसको मैंने ऑलरेडी उत्तर के साथ बताया था। अब वैसे इसका जो है ना, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है ना, इसका उत्तर आइए हम लोग देख लेते हैं, इसका उत्तर बढ़िया से देख लेते हैं, क्योंकि इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, अच्छे से बता देता हूं इसका उत्तर। चलिए देखते हैं 1789 की फ्रांस क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। स्टार्ट नाउ। प्रश्न नंबर फर्स्ट है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? जो फ्रांस है व यूरोप है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? ये क्रांति हुई थी 1889। इसमें 2 चीजें बताना है। नंबर 1, इस क्रांति से फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था, और नंबर 2, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये 2 चीजें आपको इसमें कंबाइन किया गया है और इन दोनों को आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और फिर हमें बताइए, मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है फ्रांस पर प्रभाव
पहले मैं आपको बता देता हूं जो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा था, फिर आपको मैं यूरोप पर प्रभाव, दोनों को बताऊंगा। देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, काफी दिक्कत होता है, तो आप लोगों को मैं 4-3 पॉइंट ऐसे बता दूंगा, फिर आप लोग उसी से बनाकर कुछ और लिख लेना, कुछ और आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला आप लोग पॉइंट समझो। देखो लुई वंश जो था ना, लुई वंश के शासन का अंत हुआ। जो लुई वंश था उसके शासन चल रहा था वहां जो आपके फ्रांस है उसमें, तो उसका अंत हो गया, मतलब वो खत्म हो गया और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। जब लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई तो काफी बेटर हुआ, क्योंकि लोकतांत्रिक की जब स्थापना हुई तो सभी के लिए बराबर चीजें मिली, सभी को बराबर शासन था कि ये कर सकते हैं तो ये व्यक्ति भी ये कर सकते हैं, लेकिन लुई वंश का शासन का अंत हो गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आप लोग देखो, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। जो सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी यानी कि सभी के लिए जो कल्याणकारी है वो कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों आदि का निर्माण, इन सब का निर्माण किया गया। सड़क नई नई बनाई गई, अच्छी अच्छी सड़क, जहां ये नहीं था कि इन घर से उन घर में या इनसे वहां बाजार कैसे जाए, तो इन सब के लिए सड़क बनवाया गया, पुल भी बनवाए गए, नहर भी बनवाया गया, अस्पताल भी बनवाया गया, ताकि अगर कोई बीमार हो तो अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया जाए। तो ये भी निर्माण हुआ कब, जब फ्रांस पर यह प्रभाव पड़ा था 1789 ईस्वी की। तो काफी अच्छी क्रांति थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लो स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। लिखा हुआ है फ्रेंच, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। अब जब ये फ्रांस का है ना, तो फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा ही कहा जाएगा, मतलब फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। पहले कोई दूसरा था, लेकिन जब ये क्रांति हुई तब फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच की तिरंगे को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया। जो फ्रेंच की भाषा है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा, फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा तथा फ्रांस के तिरंगा को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लोग देख लो, शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार का अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया, संपत्ति के अधिकारों का सुरक्षित बनाया गया। देखो जो फ्रांस था ना, वहां 3 वर्ग होते थे। आई होप कि मुझे उतना सही से याद नहीं है, लेकिन पादरी, माध्यम और एक पिछड़ी वर्ग होता है, ठीक है, जिसमें किसान आते हैं, छोटे छोटे मजदूर आते हैं, वो सब। तो उन सबको मतलब कष्ट दिया जाता था बड़े वर्गों द्वारा। तो उनको अगर कष्ट दिया जाता था तो काफी ये गलत बात है, लेकिन इन सब का अंत हो गया जब ये 1789 की क्रांति हुई और सभी को कानून चाहे हो, कानून के सामने सभी को बराबर अधिकार था कि अगर ये काम कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये वहां किया गया। पहले क्या था कि ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जैसे भारत में भी था, जब अंग्रेजों का शासन था तो क्या होता था, भारत के लोग उस ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे जहां अंग्रेज लोग बैठते थे, भारत के लोग उस स्थान पर नहीं जा सकते थे जहां अंग्रेज लोग वास करते हैं। तो फिलहाल आपको कुछ इसी टाइप से इनका भी था, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको 4 बता दिया, इसी को आप बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से थोड़ा और अच्छे से लिख देना। जैसे यहाँ लिखा है फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच के तिरंगा को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया, तो आप यहाँ अच्छे से बनाना। जो फ्रांस की भाषा थी ना, उस भाषा को पहले राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया था। जब 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। कम से कम 5 लाइन हो गया। फिर नीचे लिखो, फ्रेंच के तिरंगे को भी पहले राष्ट्रीय तिरंगा नहीं घोषित किया गया था, लेकिन जब 1789 ईस्वी की क्रांति हुई तो इसको राष्ट्रीय तिरंगा घोषित कर दिया गया। 8 लाइन हो गए। 8 लाइन, हाँ 2 लाइन से 8 लाइन बना सकते हो, तो 4 लाइन से 16 लाइन, जैसे आपकी इच्छा, आप जैसे बना पाओ, जैसे हमने कहा वैसे आप लोग कई सारा बना सकते हो, ठीक है। यहाँ यूरोप पर प्रभाव देखो, यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। दूसरा, यूरोप के अन्य राष्ट्र लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। तीसरा, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों के अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ किया। जो क्रांतिकारियों हैं उनका दमन करना आरंभ किया, ठीक है। तो ये था पहले हमारा क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपका है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको याद रखना है। थोड़े और आप लोग पॉइंट बढ़ा चढ़ा कर लिख लो, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर 2-3 पॉइंट और बढ़ा लो अच्छे से, फिर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा काफी अच्छा। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे बच्चों अगर मैं 1 लाइन बताऊं तो उसे 4 लाइन बनाने की सोचो। ये सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में जितने बनाकर लिखोगे उतने अच्छे मार्क आने वाला है। चलो
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इटली का एकीकरण पर प्रकाश डालना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ 19वीं सदी के मध्य, क्या यहां बात आई है 19वीं सदी के मध्य, ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य जो था इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया। जो इटली था एक इटली जो था 7 राज्यों में विभाजित हो गया। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, यहां मैंने पॉइंट्स लिखा है, स्टार लगे हुए हैं, यानी कि पॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने स्टार लगाया, ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य, यानी कि 19वीं सदी जो है उसके मध्य इटली जो था 7 राज्यों में विभाजित हो गया। फर्स्ट पॉइंट से लिखोगे स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छा रहेगा और अच्छे मार्क आएंगे, ठीक है, पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट से लिखो। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि 1830 ईस्वी के दशक में, 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेंजनी, ठीक है, जोसेफ मेंजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। कौन, यहां पॉइंट है एक, देखिए मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, जोसेफ मेंजनी, ठीक है। इसने क्या किया 1930 ईस्वी के दशक में, कब 1830 ईस्वी के दशक में इन्होंने जो था एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना आरंभ किया। मतलब इटली का एकीकरण करना चाहते थे, मतलब इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने आरंभ कर दिया था, ठीक है। कब 1830 ईस्वी में, किसने, जोसेफ मेंजनी ने, ठीक है। तो यहां आप लोग एक एक पॉइंट को समझो, क्योंकि बहुविकल्पीय पॉइंट आते हैं और इटली का एकीकरण आपके आएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। तो यहां आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो यहां आप लोग एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। तीसरा है मेंजनी एंड काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया। कौन, देखिए यहां 3 मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूं, यहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इटली का एकीकरण संभव बनाया। मतलब इटली का एकीकरण हो जाएगा, इन तीनों ने मिलकर इटली के एकीकरण को संभव बनाया, ठीक है। इसलिए इटली का एकीकरण हुआ क्योंकि स्टूडेंट इटली का एकीकरण, देखिए मेंजनी एंड काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया कि हाँ अब इटली का एकीकरण हो जाएगा, ठीक है। छोटा टॉपिक है लेकिन हाँ समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो समझ लो पूरा। अब देखिए अगला है 1861 ईस्वी में, कब 1861 ईस्वी में आपके जो दो, देखिए इमानु हक ने द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। किसको, ये जो है इमानुअल, ठीक है, इमानुअल को क्या किया, एकीकृत मतलब एकीकरण इटली का राजा घोषित कर दिया, ठीक है। तो यहां आपको पॉइंट समझना है, इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन कुछ नहीं हार्ड है, इतने छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। अगला है देखिए 1859 ईस्वी में, कौन है ये, सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया एंड पीडमार्ट, ठीक है, ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। कौन, ये दोनों ने। इन्हें कब पराजित किया, 1859 ईस्वी में, ठीक है। देखो स्टूडेंट एक एक पॉइंट को नोट कीजिए आप लोग, एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, ऐसे मैं आप लोगों को हर एक को ऐसे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक एक को समझ लीजिए। फिर अगला है, इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिए। मतलब गैरीबाल्डी जो थे उनके नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिए, मतलब इस किसमें, इटली की एकीकरण में। किसके कारण, गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिए, ठीक है। तो यहां से मैंने आप लोगों को समझाया इटली का एकीकरण, ठीक है। इटली का एकीकरण क्या होता है, 19वीं सदी के मध्य इटली जो था 7 राज्यों में बट गया। मतलब इटली के बारे में आप लोगों को जो एकीकरण के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहां मैंने कितने पॉइंट बताया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बताया है। अब आप लोगों के छोटे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आप लोग 7 8 और भी याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इतना पॉइंट लिख दोगे तो आप लोगों का नंबर नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये था इटली का एकीकरण, ठीक है। तो ये है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, इसको मैंने ऑलरेडी आगे बताया है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो किस फ्रांसीसी प्रसिद्ध चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तीसरा क्वेश्चन है बिस्मार्क कौन था। चौथा क्वेश्चन है कि
फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बढ़िया सा है, इसे जरूर बताना, मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है। नारीवाद क्या है? अपने भाषा में बताना नारीवाद क्या है। छठवां क्वेश्चन है आपके लिए, उदारवाद क्या है? उदारवाद क्या है? तो ये है हमारे 6 क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो यार वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना, अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करूंगा, ठीक है। आप लोगों को इतने अच्छे वीडियोस तभी मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा। वैसे यार मुझे भी तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, 720,000। जाओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।